नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बाघ गुफा के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछला वीडियो मैंने एलोरा गुफा बनाया था, उसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो अभी बाघ गुफा जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण गुफा है। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए भी सारे एग्ज़ाम में इससे निश्चित ही एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। जितनी भी गुफाएं भारत में हैं उनमें से प्रसिद्धि में अगर देखें तो अजंता के लेवल की प्रसिद्धि जो है बाघ गुफा को भी प्राप्त है। तो यहाँ इसके बारे में जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी गुफाएं हैं, जितनी भी डिटेल है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम आज। ठीक है, जो कि अभी नज़दीकी में जो भी परीक्षाएं हैं उनमें आप इसका यूज़ कर सकें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्थान, जो प्लेस है। क्वेश्चन पूछता है कि बाघ गुफा जो है कहाँ पर स्थित है, किस ज़िले में है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा पहला पॉइंट रहेगा वो है स्थान या किस प्लेस पर स्थित है। तो ये देखेंगे, सबसे पहले जो बाघ की गुफाएं हैं ये एमपी में स्थित हैं, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो राज्य जो हमारा है बाघ गुफा का वो मध्य प्रदेश है। जो जिला है वो है धार, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। ठीक है, अब वहाँ पे जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, ये भी आजकल पूछता है। तो पर्वत श्रेणी याद रखेंगे, विंध्याचल है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट ही जो बाघिनी नदी है, नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघिनी नदी है बाघिनी। ठीक है, पर्वत श्रेणी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नदी जो है वो बाघिनी नदी, जिला जो है धार जिला, राज्य जो है मध्य प्रदेश। ठीक है, वहाँ पर स्थित है। ये इसका लोकेशन है पूरा। समुद्र तल से ऊंचाई जो है 850 फीट मानी जाती है। ठीक, तो अगर लोकेशन के बारे में याद रखेंगे कि बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट बाघनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये हो गया इसका लोकेशन का। आप ये सब याद रखिएगा, जिला भी याद रखना है, पर्वत श्रेणी भी, नदी भी और राज्य भी। ठीक है, ये इतनी चीज़ें जरूर याद रखेंगे। इनमें से हो सकता है अगर जो भी क्वेश्चन आ जाए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे, समय, जो बाघ गुफा का मेन समय कब माना जाता है। तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि बाघ गुफा किस काल से संबंधित है, तो पहली चीज़ ये याद रखेंगे कि गुप्त काल से। ठीक है, बाघ की जो गुफा है वो गुप्ता पीरियड की है। ठीक, तो पहला अगर पीरियड से पूछेगा तो आप गुप्त काल बता सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो यहाँ पे जितने भी इतिहासकार आए उनके अकॉर्डिंग जो टाइमिंग है वो माना जाता है कि 500 से 700 एडी है। ठीक है, ये बाघ गुफा का टाइमिंग। और आप ये पीरियड याद करके रखिए कि गुप्ता पीरियड का ये बाघ गुफा मानी जाती है। ठीक, अब कुछ लोगों ने यहाँ से एक क अक्षर भी प्राप्त हुआ था। क अक्षर के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग निकल के आया है इस गुफा का वो 6वीं 7वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, एक और थे विंसेट स्मिथ के अकॉर्डिंग जो टाइमिंग है वो 7वीं सदी मानी गई है। ठीक है, उनका नाम है विंसेट स्मिथ। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम दिया है। आप एक जो ये टाइम है वो याद रख सकते हैं कि 500 से 700 एडी, या फिर ऐसे याद रखिए कि गुप्त काल का। ठीक है, गुप्त काल की ये गुफा है। ठीक है, तो ये टाइमिंग से संबंधित हो गया। तीसरा पॉइंट आएंगे हम कि बाघ गुफा की खोज किसने की है। ठीक, तो बाघ गुफा की जो खोज हुई है 1818 में हुई है, 1818 में ये की है डेंजरफील्ड ने। ठीक, पूरा नाम उनका जो है लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड। इन्होंने बाघ गुफा की खोज की है। खोज के बाद इन्होंने एक पत्रिका थी जिसका नाम था साहित्यिक विनिमय संघ, उस पत्रिका में इसके बारे में छपवाया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे, थोड़ा डीप है। साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका, इस पत्रिका में सबसे पहले इस गुफा के बारे में उन्होंने छपवाया था। ये जो पत्रिका थी ये मुंबई से संबंधित वहीं पर प्रकाशित होती थी।
तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। खोज के लिए लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड, समय है 1818। खोज के बाद साहित्यिक विनिमय संघ पत्रिका में इसके बारे में छपवाया था, ठीक है, यानी बाघ गुफा के बारे में छपवाया था, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद खोजकर्ताओं में अगर डेंजर फील्ड ही मेन खोज करता है, अगर डेंजर फील्ड ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो अगर पूछता है कि बाघ गुफा को किसने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया या विस्तृत खोज की, तो उसके लिए 2-3 लोग हैं, ठीक है। पहला तो एक होते हैं डॉक्टर इन्फे, पूछता है, अभी तो पूछा नहीं है वैसे, ठीक है, जानकारी के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद एक हैं ल्यूवर्ड, ठीक है, ये कुछ लोग हैं, बट आप मेनली फर्स्ट को याद रखेंगे, ठीक है, उन्हीं से चांसेस हैं आने के, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा पॉइंट है हमारा, प्रतिलिपि। जो बाघ गुफा है उसकी प्रतिलिपियां, चित्रों की प्रतिलिपियां किसने कब बनाई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1920 में इस गुफा की प्रतिलिपि बनी, जो कि बनाई थी मुकुल चंद्र डे ने। बहुत ज़रूरी है ये, आप याद रखेंगे, ठीक है। मुकुल चंद्र डे ने प्रतिलिपि बनाई 1920, ठीक है। इसके बाद फिर से प्रतिलिपि इसकी बनी थी 1921 में। इस समय जो प्रतिलिपि बनाई थी वो थी नंदलाल बोस ने बनाई, ठीक है। नंदलाल बोस का खास करके याद रखेंगे, सिलेबस के आर्टिस्ट हैं ये लोग, बोस। और इनके साथ जो थे वो थे A.K. हल्दर, ठीक है, यानी कि असित कुमार हल्दर। ये पार्ट पूरा याद रखेंगे कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किसने और कब बनाई हैं। तो फर्स्ट याद रखेंगे कि 1920 में मुकुल चंद्र डे ने बनाई है। सेकंड में याद रखेंगे कि 1921 में नंदलाल बोस और असित कुमार हल्दर ने बनाई है। ये दो आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये दो मेन रूप से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा बहुत सारे कलाकार टाइम टाइम पर प्रतिलिपियां बनाए, जैसे उसमें से फेमस देखेंगे तो एक है समरेंद्र नाथ गुप्त, ठीक है, समरेंद्र नाथ गुप्त ने बनाया था प्रतिलिपि। इसके बाद B.N. आप्टे ने बनाया, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, बट आपको ये पहला और ये दूसरा, ये आपको पूरी तरीके से याद होना चाहिए कि 1920 में किसने बनाया और 1921 में किसने बनाया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है धर्म, ठीक है। बाघ गुफा में जितना भी चित्रण कार्य हुआ है, ठीक, उनमें बौद्ध धर्म से भी संबंधित चीज़ें मिली हैं और हिंदू धर्म से भी, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे, ठीक है, बौद्ध के भी साक्ष्य मिले हैं और हिंदू के भी, ठीक। विशेषकर अगर पूछेगा तो आप बौद्ध को करेंगे, ठीक है। अब बौद्ध में ये जो पूरी गुफाएं बनी हैं वो बौद्ध में किस संप्रदाय से हैं, ठीक है। बौद्ध में 2 संप्रदाय हैं, हीनयान महायान। तो ये सारी जो हैं, ये सारी गुफाएं जो हैं वो है महायान, ठीक है, महायान संप्रदाय से संबंधित हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब बौद्ध में जो गुफाएं बनती थी वो 2 प्रकार की बनती थी, चैत्य और विहार, ठीक है। तब ये जो गुफाएं हैं ये सभी गुफाएं जो हैं विहार हैं, ठीक है। तो मूल जो धर्म है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूरी जो बाघ गुफा है वो बौद्ध धर्म में जो संप्रदाय है वो महायान है, और जो सारी गुफाएं हैं वो विहार हैं, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखिए कि बाघ गुफा जो है वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है और सारी गुफाएं जो हैं विहार हैं, ठीक। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सारे पॉइंट वाइज मैं बता रहा हूँ कि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। धर्म अगर पूछेगा या विषय भी पूछ सकता है, तो विषय भी जो है वो बौद्ध है, ठीक। और समय जो है वो गुप्त काल का ही माना जाता है, ठीक। बौद्ध में जो है ये सारी जो गुफाएं हैं वो विहार हैं, ये अच्छे से याद रखिए। और ये जो बनी है ये महायान संप्रदाय के द्वारा बनी है, ठीक है। ये आपको सारे पॉइंट, ये जितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको वो सारे याद होने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। जो बाघ गुफाएं हैं, बाघ गुफाओं में टोटल कितनी गुफाएं हैं ये भी
याद रखना है हमको, ठीक है। जितनी भी गुफाएं हैं सभी गुफाओं के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो बाग में जितनी भी गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं, वो या अभी मैंने बताया महायान से संबंधित हैं। अब टोटल जो गुफाएं हैं वो है 9, ठीक है। 9 गुफाएं मानी जाती हैं पूरी, उसमें से कुछ अभी भी हैं, कुछ ध्वस्त हो चुकी हैं। तो बारी बारी से सारी गुफाओं को देखेंगे और जितने भी वहाँ के फेमस चित्र हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे कि बाग में जो गुफाओं की संख्या है वो 9 है, ठीक है। और ये जो सारी गुफाएं जो हैं वो विहार हैं, चैत्य नहीं है, ठीक। अब गुफाएं स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली गुफा है इसका नाम है गृह गुफा। नाम भी आप याद रखिए, ठीक है, नाम भी पूछता है। तो बाघ की हमारी जो पहली गुफा है वो है गृह गुफा। अब गृह गुफा जो है इसके बारे में ये याद रखेंगे कि इसमें कोई चित्र या मूर्ति नहीं मिली है, ठीक है। चित्र मूर्ति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ये जैसा कि मैंने बताया विहार है ये, ठीक है। अब विहार का मतलब सबको पता होगा कि आराम गृह या आवास, ठीक है, आवास या फिर आराम गृह। तो ये जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षुओं के आराम के लिए ये गुफा बनी थी, इसीलिए इसमें चित्र मूर्ति के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बिकॉज जो बौद्ध भिक्षु थे वो इस गुफा में आराम करते थे, ठीक है। तो पहली गुफा हो गई हमारी गृह गुफा, ये याद रखेंगे। इसके बाद इस गुफा की जो माप है 23 गुणे 4 फीट, ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिए। पहली गुफा का इतना डिटेल आपको याद रखना है। दूसरी गुफा जो हमारी है वो है पंच पांडव या फिर उसी को कहते हैं गोसाई गुफा, ठीक है। क्वेश्चन पंच पांडव से आ चुका है कि कौन सी गुफा को पंच पांडव नाम से भी जानते हैं, तो वो है बाघ गुफा, ठीक है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पंच पांडव है हमारी दूसरी गुफा, इसी का नाम है गोसाई गुफा। अब यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, यहाँ की जो दीवारों पे मानव आकृतियाँ मिली हैं, ठीक है, मानव आकृतियाँ मिली हैं जो कि एक कंपोजिशन के रूप में है, ठीक है, एक संयोजन के रूप में है, और आलेखन भी मिला हुआ है। तो मानव आकृतियाँ प्लस आलेखन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं नष्ट हो चुकी हैं, बिकॉज जो अभी वर्तमान का समय है या कुछ समय पहले वहाँ पे गुफाओं में लोग खाना बनाते थे और रहते थे, ठीक है। तो धुएं से बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें मिली हैं हमको। सेकंड गुफा में मानव आकृतियाँ और आलेखन मिला है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बाघ की किस गुफा से मानव आकृतियाँ मिली हैं या फिर आलेखन मिला है, तो आप 100% गुफा 2 की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अब आते हैं गुफा संख्या 3 की तरफ। गुफा संख्या 3 का नाम है हाथी खाना, ठीक है। थर्ड गुफा है हाथी खाना। हाथी खाना जो है यहाँ से भूमि स्पर्श करती स्त्री का चित्र मिला है, ठीक है। उसको ऐसे भी पूछ सकता है कि किस गुफा से बुद्ध पूजा के साक्ष्य मिले हैं, बुद्ध पूजा के साक्ष्य। तो आप जाएंगे बाघ की तीसरी गुफा जो कि हाथी खाना है, उससे मिले हैं बुद्ध पूजा के साक्ष्य। इसमें जो एक महिला है, ठीक है, वो भूमि स्पर्श करती महिला, ठीक है। तो माना जा रहा है कि वो पूजा कर रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। तो बुद्ध पूजा के साक्ष्य हो गए, भूमि स्पर्श करती स्त्री हो गई, ठीक है। अब इसमें बोधिसत्वों के भी चित्र मिले हैं कुछ। बोधिसत्व जो है उसे कहते हैं जो कि बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पे अग्रसर हैं, ठीक है, ज्ञान के पथ पर, उसको बोलते हैं बोधिसत्व। तो बोधिसत्व जो है उनके भी कुछ चित्र मिले हैं हाथी खाना गुफा से। अब बोधिसत्व जो है इन्होंने अपने हाथ में दीपक लिया हुआ है, ठीक। तो ये कुछ फेमस चित्र हैं गुफा संख्या 3 के। बुद्ध पूजा के साक्ष्य मिले हैं, भूमि स्पर्श करती स्त्री का चित्र है, बोधिसत्वों के चित्र हैं,
ठीक है, जो कि हाथ में दीपक लिए हुए हैं। तो ये आप गुफा संख्या 3 में इतना है, आप इतना याद रख लेंगे तो आराम से कर लेंगे क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं गुफा संख्या 4, जो बाघ की सबसे बड़ी गुफा है, सबसे प्रसिद्ध गुफा है, ठीक है, सबसे फेमस है ये, वो है रंग महल। ठीक है, रंग महल से बहुत सारे चित्र मिले हैं, बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, सारे चित्रों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब जो रंग महल है गुफा संख्या 4 का, इसमें बहुत सारे चित्र मिले हैं। सबसे पहले ये जानेंगे, ये जो रंग महल है बहुत बड़ी गुफा है, इसको हॉल ऑफ कलर भी बोलते हैं। 45 फीट लंबा है और 6 फीट चौड़ा है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। देख सकते हैं कितना बड़ा है ये गुफा। अब इसमें ये जो रंगमहल गुफा है, इसकी जो दीवार है उसमें बहुत सारे चित्र पार्ट पार्ट में टुकड़ों में बट के बने हुए हैं, तो सारे चित्रों को हमको देखना है। ठीक है, जो चित्र हैं, जितने भी चित्र हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले सारी गुफा देख लेंगे, उसके बाद इसके सारे चित्र। ठीक है, अभी याद रखेंगे कि रंग महल जो है सबसे फेमस गुफा है बाघ की, सबसे ज़्यादा चित्र मूर्तियाँ यहाँ से मिली हैं। इसको हॉल ऑफ कलर भी बोलते हैं। 45 फीट लंबा, ठीक है, 6 फीट चौड़ा, या फिर किसी बुक में देखेंगे तो 4 फीट चौड़ा लिखा रहेगा। ठीक है, दोनों मिलता है। और इसमें लगभग 6 पैनल में दृश्य चित्रित हैं। ठीक है, तो सारे दृश्यों को मैं बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। इसके बाद आप 5वीं गुफा देख लेते हैं। तो 5वीं जो गुफा है इसका नाम है पाठशाला। ठीक है, पाठशाला जो गुफा है, यहाँ से एक मुर्गी का चित्र मिला है, मुर्गी प्लस चूजे का। ठीक है, तो ये एक पाठशाला है, गुफा का नाम है पाठशाला, बाघ की 5वीं गुफा का नाम, और यहाँ से एक मुर्गे चूजे का चित्र मिला है। ठीक है, इसके बाद जो है गुफा संख्या 6, 7 और 8 या 9। ठीक है, इन सबको, इसके बाद आता है गुफा संख्या 6, 7, 8 और 9। इसमें 7, 8, 9 जो गुफाएं हैं ये पूर्ण रूप से ध्वस्त हैं। ठीक है, ध्वस्त मानी जाती हैं। और जो 6वीं गुफा है इसको माना जाता है, कहीं कहीं नाम दिया है कि निवास स्थान या शिक्षकों का निवास स्थान। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि 6वीं गुफा का नाम है शिक्षकों का निवास स्थान। और 7, 8, 9 जो गुफाएं हैं ये तीनों वो पूर्ण रूप से ध्वस्त हैं। ठीक है, तो ये सारी हो गई गुफाओं के बारे में, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, पहली गुफा जो है गृह गुफा है। ठीक है, दूसरी गुफा जो है पंच पांडव गुफा है। तीसरी गुफा हाथी खाना गुफा है। चौथी जो गुफा है वो रंगमहल गुफा है। 5वीं जो गुफा है वो पाठशाला गुफा है। इसके बाद जो 6वीं गुफा है उसको शिक्षकों का निवास स्थान बोलते हैं। और 7वीं, 8वीं और 9वीं गुफाएं ध्वस्त हैं। ठीक, तो ये सारी गुफाएं हो गई फिनिश। अब आते हैं चित्रों पर, जो बहुत फेमस चित्र हैं ये गुफाओं के, उसको देखेंगे। तो सबसे पहला ये जो चित्र हैं, सारे चित्र वो गुफा संख्या 4 के हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे बारी बारी से चित्रों को। पहला जो चित्र है वो है वियोग। ठीक है, वियोग चित्र में आप देखेंगे कुछ स्त्रियां जो हैं वो बैठी हुई हैं। ठीक है, वो बैठी हुई हैं झरोखे के पास, ये याद रखेंगे। स्त्रियां जो हैं झरोखे के पास बैठी हैं, और स्त्री जो है वो शोकाकुल है, यानी दुखी है। ठीक, यहाँ से पूछता भी है कि शोकाकुल नारी का चित्र कहाँ से प्राप्त है। ठीक है, तो वियोग चित्र में स्त्रियां एक विंडो के पास बैठी हुई हैं, झरोखे के पास बैठी हैं, वो दुखी हैं और अपने हाथों से उन्होंने अपना फेस कवर किया हुआ है। ठीक है, हाथों से फेस कवर किया है। और एक और स्त्री यहाँ पर खड़ी है। ठीक है,
वो उसको सहानुभूति दे रही है। तो बेसिकली दो स्त्रियां हैं यहाँ पे चित्र में, वियोग चित्र में। एक जो दुखी अवस्था में बैठी हुई है, विंडो से देख रही है, और दूसरी जो है उसको सहानुभूति दे रही है। ठीक है। इसके बाद अब ये जो चित्र है वियोग, यहाँ पर जो छत है इसकी, छत पर बना हुआ है कबूतर। ठीक है, कबूतर युग्म बना है, कबूतर का जोड़ा। तो ये हो गया आपका पहला चित्र, यानी कि वियोग। ठीक है, पहला चित्र वियोग, जिसमें कि शोकाकुल स्त्री बैठी हुई है, दुखी अवस्था में झरोके से देख रही है, दूसरी स्त्री उसको सहानुभूति दे रही है, और छत पर कबूतरों का जोड़ा बना हुआ है। ठीक है, दूसरे चित्र पर आते हैं। दूसरा जो चित्र है वो है मंत्रणा। ठीक है, मंत्रणा जो चित्र है, इसमें जो चार पुरुष हैं बैठे हुए हैं। ठीक है, ये चार पुरुष बैठे हुए हैं, और ये जिस गद्दे पर बैठे हुए हैं इसका कलर है पीला, यानी येलो कलर के गद्दों पर बैठे हुए हैं ये। ठीक है, चार पुरुष। इसके बाद आपस में बातचीत कर रहे हैं ये लोग, ये चारों लोग। ठीक है, मंत्रणा मतलब बातचीत हो रही है, चारों लोग बातचीत कर रहे हैं किसी गंभीर वस्तु विषय पे। इसके बाद इन लोगों ने धारीदार वस्त्र पहने हैं। ठीक है, जो इनका कपड़ा है वो धारीदार डिजाइन है उसमें। अब दो व्यक्तियों के सिर पर जो है वो मुकुट है। ठीक है, दो व्यक्तियों के सिर पर मुकुट है, बाकी दो के सिर पर मुकुट नहीं है। और बैकग्राउंड में जो है बहुत सारे पेड़ पौधे बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे थोड़ा आप याद रख लीजिए। तो ये सेकंड चित्र है मंत्रणा। चार पुरुष बैठे हैं पीली गद्दियों पर, आपस में बातचीत कर रहे हैं, दो व्यक्तियों के सिर पर मुकुट है, बाकी बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा हरियाली बनाई गई है। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा चित्र मंत्रणा। तीसरे चित्र पर आएंगे। जो तीसरा चित्र है देव पुरुष। ठीक है, देव पुरुष का आकाश में विचरण। ये सारे चित्रों को मैं बता रहा हूँ डिटेल से, एक बार देख लेंगे अच्छे से तो भूलेंगे नहीं। अब इस चित्र में जो है 6 पुरुषों का समूह है। ठीक है, टोटल 6 पुरुष हैं इस चित्र में, और इसमें ये आकाश में टहल रहे हैं। ठीक है, ये भी याद रखेंगे कि ये जो 6 पुरुष हैं वो आकाश में टहल रहे हैं। देव पुरुष का आकाश में विचरण चित्र है, तो ये मान लेंगे ये देव पुरुष हैं, देवता लोग हैं। अब ये जितने लोग हैं इसमें जो फर्स्ट वाली आकृति है वो प्रधान मानी गई है, यानी बड़ी आकृति है, उसी के निकट ये सारे लोग हैं। ठीक है, यानी कि हो सकता है मेन देवता ये हो, इनकी ये बातें सुन रहे हों या इनके साथ हों। ठीक है, तो वो जो देव पुरुष हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं, उसमें 6 देव पुरुष हैं, 6। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे फोर्थ नंबर। जो फोर्थ नंबर का हमारा है वो है गायिकाएं। ठीक है, गायिकाओं का चित्र है। गायिकाओं में देखेंगे तो 5 गायिकाएं हैं। ठीक है, 5 गायिकाओं का चित्र बना हुआ है। अब ये भी देखेंगे जो चित्र बचा हुआ है अभी तक, ये कमर के नीचे का जो भाग है, यानी कि इसके नीचे का जो भाग है वो नष्ट हो चुका है चित्र में। ठीक है, बस कमर के ऊपर तक का ही भाग शेष है। अब ये जो मिडिल में एक औरत है, ये 5 स्त्रियां मिडिल में जो है वो हाथ में जो है वीणा ली हुई है। ठीक है, वीणा, हाथ में वीणा ली हुई है। ठीक, और बाल जो हैं जूड़े बंधे हुए हैं। ये विशेषताएं हैं, आप देखेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, बाकी इसमें जो है नीला रंग भरा गया है, और वो नीला रंग ईरानी माना जाता है, ईरानी नीला रंग। तो ये है चौथा चित्र हमारा गायिकाएं। इसमें 5 गायिकाएं हैं जो कि गाने के मुद्रा में है। जो बीच में जो गायिका है वो हाथ में वीणा ली हुई है। ठीक है, वो नीले रंग से उसको बनाया गया है, ईरानी नीले रंग से। बाल उसने बांधे हुए हैं जूड़े, और कमर के नीचे का भाग जो है इस चित्र में सबका नष्ट हो चुका है। ठीक है,
नेक्स्ट आएंगे जो हमारा 5वां चित्र है, इसमें है नृत्यांगना, नृत्यांगनाएं प्लस वादिकाएं। ठीक है, वहाँ इसके पहले जो चित्र था वो था गायिकाएं। अगला जो पैनल है चित्रों का उसमें नृत्यांगना और वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो चित्र है दो समूह में डिवाइड है। पहला ये समूह मान लेंगे, दूसरा ये। ठीक है, ये चित्र है जो 5वां चित्र है, ये दो समूह में डिवाइड है। पहले समूह में देखेंगे एक पुरुष है। ठीक है, मान लेंगे एक मेल पर्सन है, उसके चारों तरफ 7 नृत्यांगनाएं हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। एक पुरुष आकृति है, उसके चारों तरफ 7 महिला आकृतियां हैं। ठीक है, अब ये जो पुरुष है और ये महिलाएं सभी जो हैं नृत्य मुद्रा में हैं। ठीक है, यानी कि नृत्य कर रहे हैं सभी लोग। अब ये जो संयोजन है, ये संयोजन माना जाता है सूरजमुखी संयोजन। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है आपको कि बाघ की किस गुफा में या किस चित्र में जो संयोजन है वो सूरजमुखी जैसा है, तो आप याद रखेंगे यही चित्र है। ठीक है, मैं फिगरेटिव थोड़ा बता रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। एक मेल फिगर है, उसके चारों तरफ 7 जो महिलाएं हैं और वो नृत्य की मुद्रा में सभी लोग हैं। और यहाँ पर ये जो संयोजन, ये जो कंपोजिशन बना है, इसको बोलते हैं सूरजमुखी के पुष्प जैसा ये संयोजन है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, ये पहला समूह था, पहला पैनल था। इसी चित्र का दूसरा जो पैनल है उसमें भी एक पुरुष आकृति है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 स्त्रियां हैं, 6 स्त्रियां हैं, यहाँ पर भी उसको घेरे हुए हैं नृत्य की मुद्रा में। अब ये जो पुरुष नर्तक है ये भी नृत्य मुद्रा में है, बाकी सब भी नृत्य मुद्रा में है, और इसने कुर्ता पैजामा पहना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्त्रियां हैं इस चित्र से फर्स्ट पार्ट से डिफरेंट इसलिए हैं बिकॉज यहाँ पे सभी स्त्रियों ने अपने हाथ में कुछ न कुछ वाद्य यंत्र लिया है, इसीलिए इस चित्र को वादिकाएं बोलते हैं। ठीक है, नृत्यांगना और वादिकाएं। पहले पैनल में नृत्यांगनाओं के चित्र हैं, दूसरे में वादिकाओं के। अब बारी बारी से देखेंगे किसने क्या क्या लिया हुआ है दूसरे पैनल में। तो 6 स्त्रियां हैं, एक ने हाथ में अपने लिया है मृदंग। ठीक है, और 2 स्त्रियों ने लिया है मंजीरा। ठीक है, ये सारे वाद्य यंत्र हैं। और बाकी जो 3 स्त्रियां बचती हैं उन्होंने अपने हाथ में छोटे डंडे लिए हुए हैं, जैसे डांडिया खेलते हैं वैसे ही प्रकार के डंडे लिए। ठीक है, तो ये 6 स्त्रियों में एक स्त्री ने मृदंग लिया है, 2 स्त्रियों ने मंजीरा लिया हुआ है, बाकी की 3 स्त्रियां छोटे डंडे लिए हैं। ठीक है, ये आपका है 5वां चित्र। नेक्स्ट पर आएंगे हमारा छठा चित्र। जो छठवां चित्र है उसका नाम है शोभा यात्रा। ठीक है, अब जो शोभा यात्रा चित्र है इसमें शोभा यात्रा मतलब जो राजा होते हैं वो अपनी सेना के साथ जब बाहर निकलते हैं तो उसको बोलते हैं शोभा यात्रा। तो यहाँ पे जो शोभा यात्रा का चित्र है उसमें एक चित्र है घुड़सवार का। ठीक है, शोभा यात्रा 2 तरह की है और एक है हाथियों का। ठीक, यानी कि एक बार जो है राजा घुड़सवार के साथ निकले हुए हैं, एक बार हाथियों के। ऐसे 2 शोभा यात्रा के चित्र हैं। अब घुड़सवारों में देखेंगे तो 17 घुड़सवार हैं, 17। ठीक है, और ये बाईं तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सारे जो घुड़सवार हैं वो एक तरफ जा रहे हैं पूरा एक लाइन में। ठीक है, ये हो गया पहला हमारा शोभा यात्रा का। अब इसके बाद दूसरा शोभा यात्रा देखेंगे। दूसरों में 6 हाथियां हैं, 6 एलिफेंट। ओके, +3 इसमें भी घुड़सवार हैं बट इसमें हाथियों की संख्या ज़्यादा है। 6 एलिफेंट और 3 घुड़सवार। ठीक है, अब ये जो हाथियां हैं 6 हाथियां, इस पे बैठे हैं राजा लोग, राज परिवार। ठीक है, राज परिवार के लोग बैठे हुए हैं। ठीक, ये इतना है आपके छठे चित्र में। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट है अदर जो चित्र हैं, ये जितने चित्र थे पूरी डिटेल के साथ मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा जो चित्र मिला है वो केले के वृक्ष के नीचे उपदेश देते हुए एक चित्र है। ठीक है, बुद्ध जी केले के वृक्ष के नीचे उपदेश देते हुए एक चित्र है। जो बोधिसत्व हैं, जो बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले हैं, वो उपचार कर रहे हैं रोगियों का। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। ठीक है, इतने चित्र हैं जो कि आपको याद रखने हैं इस बाघ गुफा में। ठीक, किसी भी चित्र में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं सारा बताऊंगा। ठीक, अब आते हैं इसके विशेषताओं पर, क्योंकि विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब हम सारी विशेषताएं देखेंगे। तो हमारी पहली जो विशेषता है वो ये याद रखेंगे कि जितनी भी बाघ की गुफाएं हैं वो भुरभुरे बलुआ पत्थर से बनी हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि किस पत्थर से बनी है तो भुरभुरा बलुआ पत्थर से बनी हुई है। दूसरा है कि यहाँ के जो चित्रों की अनुकृतियाँ हैं वो कहाँ पर संग्रहित हैं। सेकंड अगर क्वेश्चन आता है तो वो याद रखेंगे गुजरी महल संग्रहालय। ठीक है, गुजरी महल संग्रहालय सभी लोगों ने सुना होगा नाम, तो वहाँ पर संग्रहित है। तीसरा जो है बाघ गुफा का प्राचीन नाम पूछता है। ठीक है, प्राचीन नाम तो कलयन। ये सारे जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ लास्ट में सारी विशेषताओं के रूप में। तो कलयन या कलायन ये इसका बाघ गुफा का प्राचीन नाम है। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ जो क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक उल्लासमय जीवन या फिर राजसी जीवन का अंकन किस गुफा में हुआ है। तो राजसी जीवन का अंकन हुआ है। ठीक है, जो शोभा यात्रा चित्र है वो राजसीय जीवन को दर्शाती है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर पूछेगा किस गुफा में राजसी जीवन का अंकन हुआ है तो बाघ गुफा में। इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। जो नेक्स्ट विशेषता है जो आ सकती है, यहाँ पर जो जीवन के विभिन्न पक्षों का वर्णन हुआ है। ठीक है, वो सारे जितने भी चित्र मैंने बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, उसमें जीवन के विभिन्न पक्ष हैं। जैसे कि उसमें नृत्य का भी चित्र था, गायन वादन भी था। ठीक है, ये सारे जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ के चित्रों में हैं। इसके बाद 6 याद रखेंगे, स्त्रियों की जितने भी स्त्री चित्र हैं अधिकांशतः उनकी विभिन्न अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। ठीक है, विभिन्न अवस्था, कहीं पर वो नृत्य की मुद्रा में है, कहीं पर शोक की मुद्रा में है। तो नृत्य, शोक या फिर गाने की मुद्रा में। ठीक है, तो ये सारे विभिन्न मुद्राओं का अंकन हुआ है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आ सकता है तो प्रकृति का अंकन हुआ है चित्रों में। ठीक है, प्रकृति के अंकन में फूल पत्ती सारी चीज़ें बनी हुई हैं, फूल पत्तियाँ। इसके बाद कमल दल, ठीक है, लताएं, ये सारे यहाँ पर अंकित हैं चित्रों में, यानी कि प्रकृति का भी अंकन हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि अजंता के समान ही चित्रण हुआ है। तो ये याद रखेंगे कि जो बाघ की गुफाएं हैं वो अजंता की किन गुफाओं के समकालीन हैं। तो अजंता की गुफा संख्या 1 और गुफा संख्या 2 के समकालीन है बाघ गुफा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर जो पॉइंट है, यहाँ पे जो चित्रण हुआ है वो टेम्परा विधि याद रखेंगे। तो इतनी विशेषताएं हैं पूरी बाघ गुफा से रिलेटेड। आप पूरी बाघ गुफा को सारे पॉइंट को पढ़िए, छोटे छोटे पॉइंट जितने भी जो भी पॉइंट आपको मैंने बताए हैं वो सारे पॉइंट आप याद करिए। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी बहुत सारी गुफाएं बची हुई हैं,
इन सारी गुफाओं को 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज बाघ गुफाएं किया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।